न्यूज़ 7 देखवाला सभी दर्शकन को राम राम साहब और दीतबार है मुझे पता आपको अपनी खबर को इंतजार है कि साहब घना दिन होगा अपनी खबर कुनारी गांव ढाणी की जो खबर है वह कुना पारी। पर देखो सीधी सी बात यह है कि क्या एक पोस्ट मैंने डाली और मैंने आप लोगों का फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि साहब DYSP साहब से मुलाकात करवाओ, लेकिन पुलिस को काम विषय साहब जो मैं आपातकाल को कोई पतो को नहीं इमरजेंसी में कब जाना पड़ जाए। क्या मुनीष जी से मैं आपकी मुलाकात ज़रूर करवाता हूँ, लेकिन इमरजेंसी में उनको कोई काम आयो और वे नहीं आ पाया। लेकिन आप जितने भी दर्शक जुड़ रहा हो उनसे मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। बहुत सारी चीज़ें मन में बहुत सारा कुलबुलाहट है जो तुम्हारे चल रहा है साहब। बहुत सारी चीज़ हम पूछवो चाहवा पुलिस से भी, पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में पूछवो चाहवा, क्षेत्र का अपराध के बारे में पूछवो चाहवा, हर सवाल को जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन शर्त एक ही है, शेयर आपको करना पड़ेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। अपनी खबर का अंदाज में जरूर आज कौन चलाऊंगा, खबर जरूर मैं ज़्यादा कौन बताऊंगा, लेकिन DYSP साहब मुनीष जी से मैं आपकी मुलाकात जरूर करवाऊंगा, बेबाक तरीका से सवाल करूंगा और उनका मन का जो उद्गार है, विचार है, वे आप तक हम जरूर पहुंचाऊंगा। फटाफट शेयर करता चलो। और पहले मैं आपको छोटी मोटी खबर बता दूं, कहीं हलचल है राष्ट्र लेवल पे और प्रदेश का लेवल पे। तो आज तारीख है भाई दीतवार है और तारीख है 21। दिल्ली का जंतर मंतर पे क्या और जो धरना देगा किसान, विभिन्न मांगन को लेकर 9 मांग है इनकी और संयुक्त किसान मोर्चा ने आपको आह्वान किया है शांतिपूर्वक तरीका से धरना और प्रदर्शन करेगा। 9 मांगन में प्रमुखता से उनने मांग उठाई है। एक तो स्वामीनाथन आयोग की जो C2+50% जो MSP की मांग है वह पूरी करी जाए, सारा किसानों को कर्जा मुक्त कराया जाए, देश भर का जितने भी किसान है 2022 का बिजली का बिल माफ कराया जाए। या के अलावा लखीमपुर खीरी कांड आप भूलिया कौन होगा, बामे जितने भी किसानन पे केस में मुकदमा होया वे सब वापस लियो साहब, बिनको जेल से रिहा करो। कुल मिला यह है कि जैसे जैसे चुनाव आएगा मेरा भाई, मुद्दा भी निकट सामने आएगा और पार्टी अपना अपना हिसाब से जो है ये मुद्दान को उठाएगी। तो कल सु किसानन को संयुक्त मोर्चा को जो है दिल्ली में जंतर मंतर पे किसानन को अभियान आंदोलन शुरू हो रहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेता और शीर्ष लेवल पे थोड़ी सी हलचल है, कोई आ भी रही और कोई जा भी रही और चुनावन में या आवागमन चलेगा भी, कछु नेता शामिल भी होएगा, कछु नेता छोड़ खुनवाकुर परिवार को जाएगा भी। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद उनने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और बाकी बाद में अब दिया हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव समिति का अध्यक्ष आनंद शर्मा, उनने भी अपना इस्तीफा भेजो है हाईकमान सोनिया गांधी को। और यह कहिए साहब कि आजकल मुझको दरकिनार करे जा रहा है, मेरी पूछ कुन रही जे मैं कांग्रेस सु इस्तीफा दे रहा हूँ। आगे कहीं हलचल होगी मना लेगा, उठवार मनावा को सिलसिला चलेगा राजनीतिक हलकान में। और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किल बढ़ेगी और बढ़ेगी यह मामला में नई शराब नीति को लेकर LG को मामला जो है CBI में कर रही है जांच। और CBI का सूत्र ने यह कही है कि 6 दिन बाद में जो LG ने नई शराब नीति बनाई थी उसमें बदलाव किया था उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। इसकी जांच चलेगी और अंदर जाना पड़ेगा अगर गड़बड़ हुई तो। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की। ज़्यादा खबर कौन बताऊं प्रदेश लेवल की, तो राजस्थान की 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र जो है 19 सितंबर से शुरू होएगा। 19 से ले और 23 तक 5 दिन ये विधानसभा की बैठक वगैरह चलेगी और हो हल्लो होगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कही है कि साहब ऐसा है सरकार गिरने के डर से मार्च में बजट सत्र पेश हुई, बाकी बाद में अचानक आनंद फानन में याकू रद्द कर दिया और जेर पीछे या सत्र चलियो भी को नहीं। प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने, बिल्कुल हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां इनमें जबरदस्त बारिश की चेतावनी दी है और यह मामला रहे वो 3 दिन, आगामी 3 दिन तक। और यह को कारण कहीं है मौसम विभाग के अनुसार यह है कि मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ राजस्थान में की ओर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चक्रवाती हवाएं चल रही है वो असर डालेगी और मौसम निहार रहेगा। बाजरा की फसल बढ़िया है, हाल तक कोई प्रकोप को नहीं। हालांकि मैं बता दूं माड़ क्षेत्र में अभी भी कुंडार तालाब खाली पड़ा है, चाहे औसत से 55% ज़्यादा हुई हो चाहे कहीं भी हुई हो मेरा भाई, लेकिन बिल्कुल पूर्वी राजस्थान में अभी भी बारिश को ज़्यादा इंतजार है, नहीं तो आगे की फसल कुनहुनी। आगे की बात करा करौली जिला छोटी सी खबर आई, लेकिन बड़ी खबर है और अहम खबर है और यह इसी खबर है जो यह टाइम राजस्थान की सियासत में हलचल मचा रही है। जिले का सूरोड थाना क्षेत्र में 2 दबंगों ने अनुसूचित जाति की 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को अपहरण करा बिल्कुल और बंधक बना करके उसके साथ में रेप किया।
इस मामले को लेकर के सामाजिक संगठनों ने कल कैंडल मार्च भी निकाला, परिवार को डराया धमकाया गया। आखिर में 2 दिन बाद, घटना के 2 दिन बाद पीड़िता की मां ने जाकर के FIR दर्ज करवाई है और मामला दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होगा। घटना 17 अगस्त की है। और जिला में संचालित 11 कॉलेजों में से 2 मंडरायल और मासलपुर में पहली बार छात्र संघ का चुनाव होएगा। और वहीं कन्या कॉलेज टोडा भीम, हिंडौन और कटकड़ में छात्र संघ का चुनाव कौन होना, पहली बार कन्या कॉलेज खुला है, तो इनमें केवल कक्षा प्रतिनिधि को चुनाव होएगा, छात्र संघ का चुनाव कौन होना। बाकी आपको बता दूं, हिंडौन, नादोती, टोडा भीम, करौली, सपोटरा, इनमें छात्र संघ का चुनाव होएगा। छात्र ने ठोक दी ताल, NSUI, ABPP और निर्दलीय बिल्कुल मैदान में उतर चुका है। ज्यादा फोकस रहेगा जयपुर में, मंत्री की छोरी लड़ रही है निर्दलीय चुनाव, निहारिका जोरवाल। अब देखूंगा कहीं घटनाक्रम होए, ताल बढ़िया ठोक रखी है, यानी संघर्ष होगा जोरदार राजस्थान यूनिवर्सिटी में। गंगापुर सिटी की खबर बात करा, सवाई माधोपुर से ज्यादा खबर कौन, गंगापुर सिटी की बात करा तो सुबह एक GRP से जरूर खबर आई है कि शाम को एक यात्री की स्टेशन पर तबीयत खराब होगी और संदिग्ध अवस्था में बाबू अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बाकी मौत होगी। इंदौर को रहवाड़ो और परिजन को सूचना दी, बुढ़ाना इंदौर का रहने वाला था और परिजन आगा, सबको पोस्टमार्टम करवा और सब परिजन के सुपुर्द कर दियो। शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा बताइए। हाँ, अभी कम शेयर कर रहा, नहीं तो फिर मैं कैंसिल कर दूंगा, फिर आप रोता डोलोगा, नहीं कहोगा साहब आपने हमारी बात कौन करवाई मुनीश जी से। बहुत सारा सवाल तुम्हारा दिमाग में चल रहा है, बहुत सारा दिमाग में मेरा भी चल रहा है, अपराध को ले और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के। चलिए अब बात करते हैं बेबाक तरीके से गंगापुर सिटी के पुलिस उपाधीक्षक मुनीश मीणा जी से। सबसे पहले मैं उनकी खासियत आपको बता देता हूं। जब भी मैं मेरे 12 साल के पत्रकारिता के करियर में बहुत सारे पुलिस उपाधीक्षकों को मैंने देखा है, सबके साथ काम भी करने का मुझे मौका मिला है। कुछ किरदार ऐसे होते हैं, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर, संतोषप्रद जवाब देना और सबसे बड़ी बात टाइम के बहुत पंक्चुअल आदमी। 10 बजे 10:30 तक उन्हें ऑफिस हर हालत में पहुंचना ही है और अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो इसका भी पहले ही वो सूचित कर देते हैं कि आज वो कहां फील्ड में रहेंगे, किस गतिविधि में संलिप्त रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये है टाइम के पंक्चुअल हैं, केसों को गंभीरता से सोचते हैं, मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूर्व जो पुलिस उपाधीक्षक थे कालूराम जी, उनके द्वारा जो हिस्ट्री सीटर को पकड़ने का और जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया, उस परंपरा को उन्होंने आगे भी बढ़ाया। व्हाट्सएप पर आप कभी मैसेज करते हैं, अपराधों के बारे में कोई भी जानकारी उनको देते हैं तो क्विक एक्शन भी लेते हैं। अपराध बदला है, अपराध की प्रकृति बदली है और समाज से अपराध को अलग नहीं किया जा सकता। युग बदल गए, राजनीति बदली, राजाओं और रजवाड़ों की सत्ता चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक दुनिया है, समाज है, अपराध भी है। कम और ज्यादा हो सकते हैं मगर अपराध खत्म नहीं हो सकता। ये एक शाश्वत सत्य है और समाज में अपराध के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर आम आदमी कंधा से कंधा मिला करके चले तो मेरे ख्याल से पुलिस जो है अपराधों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आज ऐसी शख्सियत से, ऐसी ही व्यक्तित्व से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं हमारे इस प्रोग्राम अपनी खबर में, चर्चा में। कल हम उनको लेके आने वाले थे और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज और कॉल मेरे पास आए। बिल्कुल मैं मानता हूं उस बात को, आप लोग भी लालायित हैं कि सर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं हम, और बहुत कुछ ऐसा है जो हम उनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन पुलिस की अपनी एक कार्यप्रणाली है, अपना एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग पुलिस अपना काम करती है, बशर्ते आप लोग उनका साथ दें। चलिए, तो अब बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 7 राजस्थान पर पुलिस उपाधीक्षक मुनीश कुमार मीणा जी का, जो अब मेरे साथ फ्रेम में मौजूद है। और आप लोग शेयर करते चलें, जितना हो सके उतना शेयर करने का प्रयास जरूर करें। और आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगा। मुनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। और धन्यवाद आपका। एक हंसमुख चेहरा, स्माइली फेस पुलिस में बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर सख्त चेहरा नजर आता है। अगर मैं आपसे बात करूं वहां से जहां से शुरुआत हुई थी, शुरुआती जीवन कैसे गुजरा, एजुकेशन कैसी थी, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, और फिर वहां से यहां तक का जो सफर है वो आप मुझे बताएं। मेरा गांव दौसा जिले में महुआ तहसील में एक छोटा सा गांव है खोर्रा, और मैं एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई जॉब में हैं। पिताजी ने कड़ी मेहनत करके और जो हमें परिश्रम से जो हमें गाइड किया और शिक्षकों से लगातार जो संपर्क करते रहे, तो मैं मानता हूं कि किसान पिता ने अपने तीनों बेटों को अपने पैरों पे खड़ा किया और
उनमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि हम हमेशा जब भी मेहनत करते तो हम ये देखते थे कि हमारे पिताजी हैं खेतों में कितनी मेहनत से काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, शायद हमसे ये नहीं हो पाएगा। इसी चीज़ ने हमें प्रेरणा दी। हमने पढ़ाई का जो पथ है वो चुना और हमें अपने पिताजी ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी और मैं आज इस पद पे पहुंचा हूं। मेरी ग्रेजुएट जो शिक्षा हुई वो राजस्थान कॉलेज जयपुर में हुई। 10वीं तक तो मैं गांव के स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ा। मैं एक अपने जीवन का एक रोचक पहलू आपको और बताना चाहता हूं। मैंने कभी भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं की। मेरी टोटल जो शिक्षा हुई है वो सरकारी इंस्टीट्यूट से भी हुई है। मैंने एमए इतिहास में किया है। कुछ समय तक मैं इस सेवा में आने से पहले अलग अलग सेवाओं में रहा। सबसे पहले मैं ग्राम सेक्रेटरी था, उसके बाद सेकंड ग्रेड टीचर में आया, फर्स्ट ग्रेड में आया और ये सफ़र आगे चलता रहा। मैं कॉलेज लेक्चर रहा, 1 साल मैंने वो जॉब की और फाइनली मैं आरपीएस की सेवा में आया हूँ और पिछले 8 महीने से यहाँ गंगापुर सिटी में डिप्टी एसपी के पद पर कार्यरत हूँ। किसान परिवार से निकल करके और यहाँ तक संघर्ष तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने एक गोल बना रखा था कि यार मुझे वो टारगेट अचीव करना है कि जब मैंने अपने पिता को खेतों में काम करते और पसीना बहाते देखा है वो मैं नहीं कर सकता और मैं कहीं ना कहीं एक अच्छी कुर्सी पर बैठ करके एक अच्छे ओहदे को हासिल करना चाहता हूँ। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आपने दी, उसके बाद अलग अलग नौकरियां की, अलग अलग जॉब किए और यहाँ तक आए। पुलिस सेवा ही क्यों, प्रशासनिक सेवा में क्यों नहीं गए? एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले अपना जो गोल होता है वो जॉब सिक्योरिटी पे होता है। जो साधारण परिवार से आते हैं उनके सामने चैलेंज ये होता है कि उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो सामान्य होता है, तो अपना पहले जॉब सेटल कर लें। तो इसी क्रम में मैं लगातार जॉब पकड़ता गया और उससे एक पायदान अच्छी बेहतर अपने कैरियर को बनाने के लिए प्रयास करता रहा। पुलिस सेवा में आने का मैं ये मान सकता हूँ कि जैसे अपन शादी विवाह करते हैं ना, तो अपन अगर लड़की है तो लड़का देखना होता है और लड़का है तो लड़की देखनी होती है। तो 10-5 देखते हैं, उनमें बेस्ट जो चॉइस होती है, जो फाइनल जो मिल जाता है, अपन अपना दिल और जीवन उसी के साथ निकाल लेते हैं। तो मैंने भी बहुत सी सेवाओं की तैयारी की और अलग अलग सेवाओं में आया, फिर बदलता रहा। फाइनली आरएस और आईएएस जैसी प्रशासनिक सेवाओं में मैं तैयारी में जुटा रहा। 2-3 मैंने अटेम्प्ट दिए और आईपीएस मेरी बनने की इच्छा थी शुरू में और आईएएस का मैंने इंटरव्यू दिया था, वो मैं नहीं बन पाया। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मेरा जैसे ही चयन हुआ और मुझे आरपीएस मिला तो मैं इस चीज़ से खुश हुआ कि ये मेरे लिए एक सेटिस्फैक्टरी जॉब है। पुलिस का वर्दी का शुरू से ही चार्म रहता है, युवाओं में रहता है ज़्यादातर, और इस चीज़ को देख के एक सामान्य आदमी भी प्रेरित होता है। तो ये जॉब जब मुझे मिली तो मुझे अच्छा लगा। मैंने उसके बाद आईएएस का अटेम्प्ट तो देने की कोशिश करी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। और एक टाइम के साथ ये होता है कि अपनी कुछ जिम्मेदारियां सामाजिक होती हैं, वो अपन को बहुत ज़्यादा टाइम लाने से या तैयारी में और परफॉर्म करने से रोकती है, तो वो मुझे टाइम नहीं मिला। फाइनली मैंने इसमें अपना मन लगा लिया और मैं पूरी तरह खुश हूँ इस सेवा में आने से। और मेरे अंदर जो पहले का शिक्षक है वो आज भी मौजूद है। मुझे खुशी होती है कि मैं एक शिक्षक से एक पुलिस अधिकारी बना हूँ। तो वो जो अनुशासन है वो कहीं ना कहीं काम तो आएगा, यहाँ भी पुलिस सेवा में भी आएगा। जो टीचर का अनुशासन है, टीचर की जो मर्यादा है, वो कहीं ना कहीं इसमें एक प्लस पॉइंट है। समय के अनुसार आपने भी बहुत कुछ बदलाव देखे हैं सर, और हमारी जो पीढ़ी है, आपकी हमारी जो पीढ़ी है, उसने सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, सबसे ज़्यादा बदलाव देखे हैं। समय के अनुसार अपराध की प्रकृति, अपराध के स्वरूप में कितना बदलाव आया है पहले और अब? देखिए, अपराध जब से समाज है, अपराध का उससे एक ऐसा नाता है जिसको अपन दूर नहीं कर सकते। क्योंकि समाज अपना बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बेरोजगारी भी ज़्यादा है, और अब जो तकनीकी जो पहलू आया है सभी चीज़ों, इसने ज़िंदगी को आसान भी किया है, तो अपराधों की दुनिया को भी इसने काफ़ी हद तक बदला है। तो मेरा मानना है कि साइबर क्राइम का जो फील्ड है ये पिछले 10-12-15 सालों से ज़्यादा जुड़ा है। इसमें साइबर के विभिन्न चैनलों के माध्यम से फ्रॉड भी होता है, सेक्सुअल एक्सटॉर्शन भी होता है, और भी विभिन्न प्रकार के
क्राइम हैं जिनमें इंटरनेट की दुनिया की बड़ी भूमिका है। दूसरा जो संगठित अपराध हैं वो एक नए अपराध के रूप में पनपे हैं। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे 18 संगठित अपराधों को आइडेंटिफाई किया है जिसमें वो लगातार कार्रवाई के लिए पुलिस की प्राथमिकताओं में रहते हैं। ऐसे ही संगठित अपराधों में जैसे माफिया हैं, ड्रग तस्कर हैं, और जो संगठित एक क्राइम के पैटर्न के रूप में रहते हैं, सामूहिक रूप से होते हैं, जिनको क्रैक करने के लिए एक यूँ मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े चेन की स्टडी करनी पड़ती है, उसमें घुसना पड़ता है और तब जाके अपन उस पर कार्रवाई कर पाते हैं। तो समय के अनुसार प्रकृति बदली है, जितने आधुनिक हम हुए हैं, कम से कम ये भी कह सकते हैं कि जितने आधुनिक हम हुए हैं उतना ही आधुनिक अपराध भी हुआ है, अपराध की प्रकृति भी हुई है। आपने जब ज्वाइन किया था तब एक चैलेंज था कि एक बहुत अनुभवी और लंबे समय से यहाँ काम कर रहे थे कालूराम जी, उनके स्थान पर फिर आप आए, उस परंपरा को आगे चलाना, क्योंकि एचएस को पकड़ना, उनको वो अंदर करना, ये कालूराम जी ने एक परंपरा यहाँ इस्टेब्लिश की थी। जब आप आए तब आपका फोकस किन चीज़ों पर रहा और यहाँ किन चीज़ों को आपने प्रमुखता से पाया कि इस तरह का अपराध जो है वो इस क्षेत्र में ज़्यादा है? कोई भी अधिकारी जब नई जगह पे ज्वाइन करता है तो एरिया की स्टडी करता है, घूमता फिरता है, थानों पे भी जाते हैं, गांवों में भी भ्रमण होता है, सीएलजी की मीटिंग होती है, शांति समिति की समय समय पर। तो जो बातें निकल के आती हैं वो ओवरऑल क्राइम को लेके लोगों का फीडबैक आता है। तो मोस्टली जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तब एक समस्या हर एक सीएलजी मीटिंग में उठती थी, जिसमें एसपी साहब भी आते तो भी, कलेक्टर साहब आते वो भी, सभी मीटिंगों में यही एक कॉमन बात थी कि यहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा आम प्रचलन है और वो युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। चूँकि मैं युवा हूँ, एक शिक्षक के बैकग्राउंड से आया हूँ, तो अगर ये कॉलेज और स्कूलों वाले बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये जब मैंने इस चीज़ की पड़ताल की तो इस चीज़ का मुझे दुख हुआ और मेरे मन में ये ठानी कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। पहले कितनी कार्रवाई ये तो अभी मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से लगभग 5 से 7 कार्रवाइयाँ, बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं जिनमें लगभग 2 किलो स्मैक है वो बरामद की है और 10 से ज़्यादा जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे पहुँचाए गए हैं। जो नशा जागरूकता शिविर है उनका आयोजन किया गया, एडिशनल साहब भी उनमें मौजूद होते थे, प्रशासनिक अधिकारियों को भी उनमें बुलाया जाता और आम जनता से जुड़ के कि ये आप हमें ये खबर दें और इनका जो नशे की लत लग गई है उनको आप रिहेबिलिटेट करें, उनको नशा छुड़वाएं और नए जो लोग आ रहे हैं उनको एजुकेशन दें, उनको जागरूक करें कि वो इस रूप में अपने नशे की प्रवृत्ति को छोड़ें। एक्चुअली क्या होता है कि ये नशा एक बहुत ही अलग तरह का नशा है जो इंसान को 4 से 5 साल में पूरी तरह ख़त्म कर देता है और पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। दूसरा इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है सोसाइटी पर, जो एक सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है वो तो दूषित होता ही है आस पड़ोस में, रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ती हैं, घर में भी आप लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच झगड़ा, माँ बाप बच्चों बेटा पूरी मानसिकता बदल जाती है। तो एक ओवरऑल बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा मानना है कि ये नशा तो जो युवा पीढ़ी है उससे बिल्कुल हटी जाना चाहिए और जो गंगापुर सिटी पुलिस है, खासतौर से सवाई माधोपुर जिले की पूरी पुलिस है, वो इस चीज़ पे फोकस किए हुए है। वर्तमान में जो 2022 की जो पुलिस प्राथमिकताएं उनमें भी 2 चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, आर्म्स के जो इलीगल आर्म्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का और एनडीपीएस से संबंधित जो भी ड्रग्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का। तो गंगापुर सिटी में ना केवल एनडीपीएस के खिलाफ कार्रवाई हुई है बल्कि आर्म्स एक्ट में भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगभग एग्जैक्ट फिगर 15 से 20 के बीच में है। इतने अवैध हथियार हमने यहाँ पे जब्त किए हैं और बदमाश तत्वों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। कुल मिलाकर के जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं चाहूंगा एक तो आप शेयर करते चलें, क्योंकि ये वो चीजें निकल करके आ रही हैं जो आपके दिमाग में, आपके जहन में हमेशा चलती रहती हैं। पुलिस करती क्या है? बड़ा आसान सा सवाल आप लोग कर देते हैं, लेकिन क्या कुछ पर्दे के पीछे चलता है वो शायद आप लोगों तक पहुंच भी नहीं पाता है कि कितनी कार्रवाइयां कर रही हैं और उसके इंपैक्ट कितने नजर आ रहे हैं। हमें मालूम है, हम पत्रकार हैं, फील्ड में घूमते हैं कि हाँ
गंगापुर सिटी में नशे पर बहुत हद तक लगाम लगी है। बहुत सारे ऐसे एचएस थे जो इसमें जुड़े हुए थे, इसमें इन्वॉल्व थे, सप्लायर थे, उनको पकड़ा है और करोड़ों रुपए का मामला जो अब तक उजागर किया है गंगापुर पुलिस ने। लगातार चलने वाली कार्रवाइयां हैं और ये सतत चलेंगी भी। 2022 की प्राथमिकताओं में सर ने बताया है अवैध हथियार और नशा, इनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और 2022 का प्रमुख एजेंडा है ये जिला पुलिस का। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, लगातार कार्रवाई भी करते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल क्यों उठते हैं? क्यों लोग हमेशा ये सोचते हैं कटघरे में सिर्फ पुलिस खड़ी क्यों होती है, वर्दी को हमेशा क्यों खड़ा किया जाता है? ये वो फरिश्ते थे जिन्होंने कोरोना में बहुत शानदार काम किया, तब लोगों के लिए गॉड हो गए थे, भगवान हो गए थे, और फिर वही चीज आकर के ढाक के तीन पात हो जाती है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमेशा सवाल क्यों उठता है? मेरा मानना ये है कि जो काम करेगा उसके काम पे कोई न कोई तो सवाल उठाएगा। जो काम ही नहीं करेगा उसका काम फोकस में ही नहीं होगा, उस पे कोई सवाल भी नहीं उठाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कोई काम किया है। तो पुलिस 24 घंटे काम करती है, इसलिए पुलिस 24 घंटे नॉलेज, लोगों की नॉलेज में आके भी काम करती है, चौराहे पे खड़े होके काम करती है। दूसरी बात, 24 घंटे पीछे भी काम करती है। तो कुछ जो आलोचनाएं हैं वो काम करने से होती हैं। दूसरी बात ये है कि पुलिस का काम ही लोगों की स्वच्छंदता है, उसको रूल्स और रेगुलेट करने का है, रूल्स के अनुसार उसको रेगुलेट करने का है। तो स्वच्छंद जीवन में कोई भी बैरियर लगाता है, जैसे आज किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा है, पुलिस खूब उनकी समझाइश करती है कि ये आपकी सुरक्षा में, उसका चालान काटेगा तो पूरी आलोचना ये होगी कि पुलिस आम लोगों को नाजायज परेशान करती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक हेलमेट पहनने से आपकी ज़िंदगी बच सकती है। तो आपकी सुरक्षा की और हिफाजत के लिए आपको ना केवल पुलिस समझाइश कर रही है, बल्कि आप उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप एक तरह से अपराध के बागी हैं, उस सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, न कि सुधारने में पुलिस का योगदान दे रहे हैं। तो जो आलोचना वाली बात है, मेरे हिसाब से एक पर्याप्त जवाब है। अच्छा, कई बार मुने सर ऐसा लगता है आपको कि कुछ दबाव रहता है, कुछ प्रेशर में भी हमको काम करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी बदली है सर, बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ कहीं पुलिस दबाव में काम करती है या कुछ अनवांटेड जो प्रेशर होता है वो भी आता है? प्रेशर तो सारी चीज़ों का होता है, लेकिन पुलिस इस मामले में इतनी कैपेबल हो जाती है, सारे प्रेशरों को डील कर लेती है। प्रेशर समाज का भी होता है, प्रेशर मीडिया का भी होता है, पॉलिटिशियंस का भी होता है, और अपनी जो व्यक्तिगत लाइफ है उसमें भी कैसे हम तालमेल रख पाते हैं। एक पुलिसकर्मी मेरे ख्याल से औसतन 14 से 16 घंटे काम करता है, केवल सोता है उतना ही आराम करता है, बाकी फैमिली में बीच में बैठा हो तब भी अपने पुलिस के काम को छोड़ता नहीं है। अच्छा, गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए, किन चीज़ों पर और किन अपराधों पर आपका ज़्यादा फोकस है कि मुझे इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम करना है और अब तक किया भी है और उसके इम्पैक्ट भी नज़र आए हैं, उसका कुछ आउटपुट भी निकल कर गया है? किन चीज़ों पर आपने कम से कम एक डेडलाइन बनाई है? जो अब तक काम किया है उसमें तो मैं एक सेटिस्फैक्टरी जवाब ये दे सकता हूँ जिसमें मुझे संतुष्टि है कि हमने, और जो गंगापुर पुलिस की जो पूरी टीम है, एंटायर टीम, इसमें साइबर टीम भी है हमारी, इसमें हमारी स्पेशल टीम भी है, सभी थाना अधिकारी हैं और पुलिस के आला अधिकारी हैं, सभी श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में लगातार अच्छी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इससे मैं उन सभी को ये शुभकामनाएं देता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस चीज़ में इतना सहयोग किया और आगे भी वो इस चीज़ को आगे ले जाने की हमेशा काम में जुटे हुए हैं। एनडीपीएस में और आर्म्स में हमने अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो काम करने की चुनौती के रूप में मैं देखता हूँ, जो वाहन चोरी है, वो इसी सवाल पे, वाहन चोरी और आसपास जो क्षेत्रों में चोरियां हो रही हैं लगातार, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए आप। जी बिल्कुल, अभी कुछ नकब की भी घटनाएं हुई हैं और जो वाहन चोरी की घटनाएं लगातार गंगापुर सिटी में बढ़ी हैं। अब गंगापुर सिटी की पुलिस है, उसका फोकस वाहन चोरी रोकने पर है और हम जल्दी इस मामले में एक बड़ी सफलता लेकर आपके सामने आएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में पहले कहीं सुनने को नहीं मिलती थी मुनेसर कि ग्रामीण क्षेत्रों में चोरियां होती है। पहले तो गांव के लोग ही बड़े जागरूक हुआ करते थे, अब आप देखिए गांव में भी चोरियां लगातार हो रही है। ये भी तो एक बड़ी चुनौती है, इनको कैसे रोका जाएगा और इसको लेकर के अब तक क्या कार्रवाई हुई है या कर रहे हैं आप?
गांव में चोरियां पहले भी होती थी, अब कुछ घटनाएं हुई हैं उनमें थोड़ी सी फ्रीक्वेंट हुई हैं, मैं ये इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। लेकिन जो गांव में पहले क्या होता था कि आदमी जागते थे, अब ये कूलर और ये ऐसी चीज़ें जो चलती है ना, उससे बाहर का शोर शराबा सुनाई नहीं देता। पहले बाहर के चौक में सोते थे, अब घरों के अंदर सोते हैं। मेन कारण यही होता था कि आदमी जग जाएगा, ये डर रहता था। सिटी में तो सब घर के अंदर रहते थे, बाहर से चोरी कर ले जाता। वही ट्रेंड गाँव में पनप रहा है, तो गाँव में भी चोरियाँ इस वजह से बढ़ रही हैं। पुलिस लगातार गश्त करती है, जो हमारी सिग्मा टीम है वो भी गश्त करती है, और जो हमारी मोबाइल वाहन होते हैं वो भी गश्त करते हैं। लेकिन चूंकि ग्रामीण एरिया बड़ा लंबा चौड़ा इलाका है, तो पुलिस की इस संबंध में थोड़ी लिमिटेशंस हैं। कोशिश करेंगे हम कि इस तरह के जो चोरी करने में जो संलिप्त तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जब वो सलाखों के पीछे होंगे तो चोरियां अपने आप रोकेंगी। समाज को भी, जागरूक लोगों को भी इस संबंध में पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अच्छा, अभी फिलहाल इसको लेकर के चल रही है कार्रवाइयाँ, जैसे आप अभी बता रहे थे वाहन चोरी है या चोरियां हैं, इनको लेकर के कहीं ना कहीं अब जल्दी ही कुछ ना कुछ पुलिस जो है खुलासा करेगी? बिल्कुल, पुलिस काम कर रही है इस मामले में, और पर्दे के पीछे जो काम चल रहा है वो एक सार्वजनिक मंच पर मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से जो यहाँ वाहन चोरी की वारदात है उन पर निकट भविष्य में लगाम लगेगी। अच्छा, चुनौतियां आप लोगों के सामने भी रहती हैं सर। एक तो सबसे बड़ी बात यह है नफरी, जैसे स्टाफ कम है हमारे पास में, संसाधन हमारे पास में कम है, या टाइम कम मिल पाता है। कई बार एक पुलिसकर्मी सर जब 14 घंटे 16 घंटे काम करता है तो वो मेंटली डिस्ट्रॉय भी हो जाता है कहीं ना कहीं। ये भी अपने आप में चुनौतियां हैं। बिल्कुल, ये सारी चुनौतियां पुलिस के सामने रहती हैं। पर्याप्त स्टाफ की कमी होती है तो उसकी एवज में एक एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है। विभाग समय समय पर हमें एक्स्ट्रा जाब्ता उपलब्ध करवाता है, कई बार नहीं करवा पाता, तो पुलिस इस सब चीज़ को एडजस्ट करके और लोगों की अपेक्षाओं पे हमेशा खरा उतरने की कोशिश करती है। क्योंकि ऑन एवरेज देखें तो ये मान लीजिए कि प्रत्येक थाने की 50 के आसपास नफरी है, जबकि जो ग्रामीण थाना पिलौदा है, वजीरपुर है, उनकी 30 के 40 के बीच में है, जबकि पूरे गंगापुर की आबादी लगभग 5 लाख के आसपास है। तो प्रति व्यक्ति एक पुलिसकर्मी की औसत देखें तो जनता की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, उम्मीदें तो रहती हैं, और स्टाफ की लिमिटेशन है, तो इस वजह से कार्रवाइयों पर थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ता है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा कि जैसे हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के आते हैं। एक तो पिलौदा थाना जो है, वहाँ एक नशे का मामला ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सर। पिलौदा वाले क्षेत्र में है, वजीरपुर है, बड़ौदा, बड़ौली, यहाँ आपने बहुत सारे एचएस को पहले भी पकड़ा है, अंदर किया है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये रहती है, समस्या ये रहती है, जद्दोजहद करके, संघर्ष करके, जान जोखिम में डाल करके किसी अपराधी को पकड़ो, और फिर वकीलों के दांव पेच और अदालतों के जो मामले हैं, इनके बाद में जब वो मुक्त हो जाता है या उसको जमानत हो जाती है या वो रिलीफ हो जाता है, तब एक पुलिस वाले का मन जो है ना अंदर से, वो कितना कचोटता है। ये होता है, लेकिन ये एक न्याय प्रणाली का हिस्सा है जिसमें पुलिस, जुडिशरी और जेल सिस्टम, ये तीनों सिस्टम, इनको अपन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम बोलते हैं। बिल्कुल। तो कानून की एक ही मंशा होती है, पुलिस की भी वही मंशा है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो कई बार मुलजिम को पर्याप्त फैक्ट होने के अभाव में, उसके खिलाफ एविडेंस होने के अभाव में उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। पुलिस को कोशिश यही करती है और करनी भी चाहिए कि जो भी अपराधी हो उसके खिलाफ जो एविडेंस है इतनी पर्याप्त हो कि उसको ट्रायल में सज़ा ज़रूर मिले। और हम बहुत से मामलों को इस चीज़ के लिए केस ऑफिसर स्कीम में लेकर आते हैं, जो बड़े हीनियस क्राइम्स हैं, ताकि उनको सज़ा सुनिश्चित की जा सके। उनके जो काम कोर्ट में चल रहा है उसको एक पुलिस अधिकारी डे टू डे मॉनिटर कर सके। अच्छा, अपराध का मानसिकता से कितना संबंध है? रैप, छोटी बच्चियों के साथ में जो घटनाएं होती हैं सर, मन को द्रवित भी करती हैं, है ना। छोटी छोटी बातों पर लोग केस मुकदमा कर देते हैं। मानसिकता बहुत बड़ी चीज़ है। मानसिक अपराध क्या है? मानसिकता से जुड़ी हुई कोई बीमारी है या क्या है? आप क्या मानते हैं? अपराध निश्चित रूप से मानसिकता की ही उपज है। जिसकी मानसिकता शुद्ध होगी, पवित्र होगी, ईमानदारी जिसके जेहन में होगी, अपने कर्तव्य के प्रति डेडिकेशन होगा,
समाज के लिए कुछ देने की अंदर ललक होगी, ये सब मानसिकता और परवरिश के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत से लोगों की परवरिश नहीं हो पाती, आसपास का या फिर आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे लोगों के बीच में बैठने से वो अपराध की दुनिया की ओर मुड़ जाते हैं। तो बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं रहता कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये लीगली ठीक है या नहीं है। तो उनकी मानसिकता में अगर कानून की पालना है तो निश्चित रूप से वो अपने सही मार्ग पे चलेंगे, और जिनकी मानसिकता ही कुत्सित हो जाती है वही लोग गैंगरेप जैसी जो जघन्य अपराध हैं उनको अंजाम देते हैं। मैं हमेशा आपसे मिला हूं 2-3 चीज़ों को लेकर के। एक तो सर यातायात व्यवस्था, इस शहर की यातायात व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। लोग छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके भी बहुत बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं। आप देखिए बेहताशा बढ़ते हुए टेम्पो, बेहताशा बढ़ती हुई जनसंख्या और भीड़, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। यातायात व्यवस्था गंगापुर सिटी की एक ज्वलंत समस्या है। चूँकि मार्केट बहुत सकरा है और दुकानदार हैं वो दुकान के आगे भी अपनी थोड़ी सी बाउंड्री बढ़ा लेते हैं, अतिक्रमण करने से बात फिर जो ग्राहक आते हैं वो अपनी बाइक वगैरह भी पार्किंग करते हैं। तो ये सब समस्या का कारण ये है कि ना तो गंगापुर सिटी में कोई पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था है कि जहाँ सार्वजनिक वाहन बाजार में आने से पहले कोई पर्टिकुलर जगह पे पार्क हो जाए। कोई भी आदमी अपनी गाड़ी, बाइक, कार की सेफ्टी के लिए 10-20 रुपये देने से हिचकेगा, ऐसी मैं बिल्कुल नहीं मानता। बल्कि उसकी सिक्योरिटी रहती है, जब अपनी खरीदारी करके आए तो सेफ अपना वाहन वहाँ से लेके जाए। लेकिन गंगापुर सिटी में नगर परिषद के द्वारा अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। पहला कारण तो बाजार में जो भीड़ भाड़ की कारण है वो ये है। दूसरा जो टेम्पो है चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या, गंगापुर सिटी एक बड़ा जंक्शन है जहाँ से बड़ी संख्या में 24 घंटे जो यात्री ट्रेन है वो रुकती हैं। इन टेम्पो के माध्यम से रूरल एरिया तक भी लोग हैं वो जाते हैं। गरीब लोग हैं, दूर दूर जो गांव हैं वहाँ तक सभी लोग सुगम यातायात के लिए पहुँचे, इसीलिए यहाँ टेम्पो हैं, क्योंकि उनको रोजगार मिलता है तभी वो यहाँ रुके हुए हैं। खाली टेम्पो के लिए तो कोई आएगा नहीं। उनको रेगुलराइज करने के लिए पुलिस ने उनकी नंबरिंग की है, उनको सबको आइडेंटिफाई किया ताकि कोई क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो। दूसरा, समझाइश से लोगों अतिक्रमण है उसको लोग मिनिमम रखें, गाड़ियों को उचित तरीके से लगाएं ताकि मार्ग में अवरोध नहीं हो। गंगापुर सिटी में पहले जो यातायात की नफरी थी वो 5 की थी, अब वो बढ़ाकर 8 कर दी गई है, और एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई उसका इंचार्ज होता है। और बीच के जो 8 से और शाम के 8 तक नो पार्किंग, जो बड़े वाहन नो एंट्री रहती है। केवल 12 से 4 6 पहिया वाहनों की एंट्री होती है, और छोटे वाहन तो हमेशा जारी रहते हैं। बड़े जो हमारे यहाँ जुलूस आयोजन ऐसे होते हैं तब हमें रूट भी डाइवर्ट करना पड़ता है। तो यातायात व्यवस्था पर ध्यान देने वाली एकमात्र इकाई पुलिस नहीं है। पुलिस अपने पार्ट पे जितनी कोशिश है चालान के द्वारा या फिर लोगों को समझाइश के द्वारा अपना प्रयास करती है, लेकिन बेहतर यही है कि हम कोशिश भी करते हैं कि नगर परिषद उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करे जो रास्ते का अतिक्रमण करते हैं, क्योंकि पुलिस अपनी सीमाओं में रह के काम कर सकती है। अगर हमें नगर परिषद का और भी अच्छा सहयोग मिलता है तो हम बेहतर और यातायात गंगापुर को दे सकते हैं। मुनीर सर, आपने एक बात कही 12 से 4 भारी वाहनों का प्रवेश है, ये बड़ा है ना विरोधाभासी वाली चीज़ है सर। 12 बजे आप देखिए, 12 सेकंड फर्स्ट शिफ्ट की छुट्टी होती है मैक्सिमम स्कूलों की, शिक्षा का हब है गंगापुर सिटी, और सेकंड शिफ्ट के बच्चे आते हैं और जाते हैं। उस समय आपका कोई भी ट्रैफिक यातायात कर्मी नहीं मिलेगा, और उस समय अगर आप भारी वाहनों का प्रवेश करते हैं तो सर जाम का तो एक बहुत बड़ा कारण यह है। 1 घंटे 2 घंटे की हम ऐसे टाइम पर अगर उनको छूट दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इनोवेटिव आइडियाज़ तो कहीं ना कहीं लाने पड़ेंगे, कोई अगर अलग पहल करते हैं और उससे सुधार होता है तो अच्छी बात है, लेकिन 12 से 4 अगर आप भारी वाहनों का प्रवेश करते हैं तो ये तो जाम का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि स्कूल वाहन फंसते हैं, स्टूडेंट फंसते हैं। इस पर तो कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो नो एंट्री का टाइम है ये कोर्ट के द्वारा निर्धारित है, पुलिस के द्वारा निर्धारित नहीं है। कोर्ट ने दिया था ये आदेश, तो हमें कोर्ट के आदेश की पालना करनी है। और इसमें सुधार की बात है तो पुलिस अपने विचार इस संबंध में न्यायपालिका के सामने रखेगी। चलिए, अब जाते जाते एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, युवा मन
एक एज ए पुलिसकर्मी नहीं, आप उसको हटा दीजिए, युवा मन क्या सोचता है, अपराधों में किस तरह हम कमी लाई जा सकती है और समाज का कितना बड़ा योगदान है, क्या मैसेज आप युवाओं को देना चाहेंगे, स्पेशली उन लोगों को, उन युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं या इंस्पिरेशन आपसे लेते हैं कि यार मुझे जाना है इस लाइन में और मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है, क्या उनको मैसेज देना चाहोगे? युवा मन चंचल मन होता है और एक युवा का सपना होता है, तो उस सपने को साकार करने के लिए यूथ को अपना जो भी बेस्ट हो वो देना चाहिए, उसको अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि जब लक्ष्य ही नहीं होगा तो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे यही तय नहीं हो पाता। अगर वो तय हो जाता है कि मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर मुझे मैकेनिक बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, टीचर बनना है, तो वो एक अपनी दिशा पहले तय करे। ये अपनी हॉबी के और चॉइस के हिसाब से होता है। किसी के द्वारा थोपी गई चीज़ पे विश्वास नहीं करके अपनी अंदर से किस दिशा में हम जाना चाहते हैं ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य के प्रति अपना समर्पण हो, अपना कड़ी मेहनत हो, ईमानदारी से उस दिशा में हम जाएं। शिक्षकों, गुरुजनों से, अभिभावकों से और अपने दोस्तों से जो भी अपन को गाइडेंस मिल सकता है, अपने कैरियर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कैरियर के जो 4 से 5 साल होते हैं ये बहुत ही अहम होते हैं। अगर उसमें हम सही डायरेक्शन में गए, कम मेहनत में हमने अधिक सफलता अर्जित कर ली। ग्रुप में एक इंडिविजुअल एफर्ट होता है, एक ग्रुप एफर्ट होता है। आप और हम 4 लाइक माइंडेड दोस्त हैं, तो तैयारी के दौरान भी इस चीज़ की बहुत सहूलियत मिलती है। बिल्कुल, एक दूसरे से डिस्कस सभी कोई भी व्यक्ति सारी चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो जो 4 दोस्त हैं मान लीजिए, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है उसका फ़ायदा सबको मिल पाता है और ये ग्रुप स्टडी निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है। मैंने अपनी तैयारी के दौरान इस चीज़ का पूरा लाभ लिया है, नोटिस भी किया है और मैं हर एक मौके पे ये सजेस्ट करता हूँ। युवा मन एक्चुअली आजकल सोशल मीडिया और ये जो एनवायरनमेंट हुआ है इसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हुआ है और एक शॉर्टकट की तरफ भागता है। तो ज़िंदगी में सफलता का मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने अवसरों को खुद तलाशना होगा। अपने अवसर बेहतर हों इसके लिए आपको जो भी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। समाज, युवा मन है वो सामाजिक ताने बाने से थोड़ा दूर हटता जा रहा है। आधुनिक जो दुनिया है वो चकाचौंध वाली दुनिया है, उसकी तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो जो भारतीय संस्कृति का ताना बाना है वो दुनिया का सबसे बेस्ट ताना बाना है और इसको जो हम तहजीब बोलते हैं, गंगा जमनी तहजीब है, कि यूं ही यहीं यहाँ पे बड़े बड़े धर्म पनपे हैं। बिल्कुल, और विश्व गुरु बना भारत, वो अपनी जो ज्ञान की काबिलियत है उससे उसकी बदौलत ही बना है और हमें हिंदुस्तान को जो नवनिर्माण, हमारे स्वतंत्रता, अभी 15 अगस्त गया, हम बहुत सी बातें करते हैं, उस दिन भाषण दे के हम अगले दिन भूल जाते हैं। तो हमें जो हिंदुस्तान को बनाना है वो हमारी युवा पीढ़ी बनाएगी। अब से पहले की पीढ़ियों ने अपना योगदान दिया, उसको आगे ले जाने वाला काम युवा मन करे, युवा पीढ़ी करे और हमें ना केवल विश्व गुरु वापस से बनना है बल्कि अपना सुरक्षा चुनौती, अपनी जो लोगों की बेरोजगारी की समस्या है, वर्ल्ड में जो अपनी पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर में जो भारत का स्टैंड है आज वो उतना मजबूत नहीं है। भारत को विश्व शक्ति बनने के लिए बहुत सी क्षेत्रों में आज भी बहुत त्वरित विकास की आवश्यकता है। वो विकास कब होगा? जब हमारी युवा पीढ़ी शिक्षित होगी और सही डायरेक्शन में होगी, रोजगार के कैपेबल होगी और स्मार्ट वर्क करेगी। जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करेगी, अच्छे डायरेक्शन में, हम साइंस में हुए या रोजगार के और फील्डों में जो इकोनॉमी को ग्रोथ देते हैं उन फील्डों में नहीं जाएंगे तो हम वापस वो बीच की अदरजूल वाली स्थिति में रहेंगे। तो युवा पीढ़ी अपना बेस्ट से बेस्ट ना केवल खुद को दे बल्कि देश को भी दे और अपने जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो चीज़ें देश को दी, जो भाव आज में ये राजनीतिक फील्ड में देख लीजिए चाहे और किसी सामाजिक किसी फील्ड में देखिए, सभी चीज़ों में अधोपतन हुआ है। वो अधोपतन नहीं होके हमें उन आइडियल्स को वापस से अपने मन में सजो के काम करना चाहिए
अच्छा, एक चीज़ और अमरीश सर, अभी ये तिरंगा चलिए 3 दिन की छुट्टी अलाउ कर दिया था सरकार ने, अभी भी बहुत सारे तिरंगे लगे हुए हैं मकानों पर, दुकानों पर, संस्थानों पर, उनको लेकर के भी अब कोई नई गाइडलाइन है या नहीं है? क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, अजय जी क्या अब इस तिरंगे का अपमान नहीं है? अभी भी वो लोगों ने लगा रखा है, तो उसको लेकर के क्या असमंजस की स्थिति अभी भी क्यों बनी हुई है? इसमें 3 दिन का जो समय बताया गया था, एक्चुअली इससे संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं हो पाई। ये जो विरोधाभास बना है वो इसीलिए बना क्योंकि स्पष्ट गाइडलाइन के अभाव में जिन लोगों को अपने देश से प्रेम है वो आज भी लगा रखा है। देखो, देश से प्रेम तो अक्षुण्ण चीज है और वो हमेशा रहना चाहिए। अगर उन्होंने झंडे लगा रखे हैं तो झंडे का अपमान नहीं, ये तो उनका एक तरह से उसके प्रति डेडिकेशन है। और रही बात इसके संबंध में गाइडलाइन की, तो इस संबंध में अभी स्पष्ट गाइडलाइन सरकार की नहीं आई। चलिए, अब मुझे ये बताइए, परिवार को कितना टाइम दे पाते हैं और घर में किस तरह का माहौल रहता है, या हमेशा बस वही कि वर्दी चलती रहती है या पुलिस का काम चलता रहता है? घर वालों को कितनी शिकायत रहती है पुलिस उप अधीक्षक मुनेश जी से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब बहुत आसान नहीं है, खास तौर से एक पुलिसकर्मी के लिए। पुलिस में समय का अभाव हमेशा से ही रहा है क्योंकि स्टाफ की भी कमी रहती है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सोशल एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं पुलिस से। और फिर दूसरी बात है, पुलिस हमेशा दिखाई देने वाली एक महकमा है। तो आज देख लीजिए, आज संडे है और रात के 9 बजे हुए हैं, फिर भी मैं कार्यालय में अपना कामकाज निपटा रहा हूँ। और मैं ही नहीं, सभी जगह पुलिस यही काम करती है। तो सोशल लाइफ के साथ हमारी थोड़ी डिसकनेक्टिविटी हो जाती है। नहीं तो घर वालों को, लेकिन उसमें भी घर वालों को बिल्कुल शिकायत रहती है इस चीज़ की। उनसे ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अभी 1 घंटा और लगेगा, उस दौरान भी हो सकता है कि 4 घंटे लग जाएं। घर वाले उस चीज़ का वेट करते हैं। लेकिन ओवरऑल कभी कम तो कभी ज़्यादा, थोड़ा समय निकाल के मिलता है घर से, बिल्कुल पूरा सहयोग मिलता है। अच्छा, बच्चे? एक बेटी है मेरे और अभी स्कूल जाना शुरू किया है। चलिए, मनोरंजन, मुनेश जी का मनोरंजन क्या है? क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं है वैसे भी न्यूज़ चैनल देखने के लिए, कोई चीज़ों के लिए, पर हाँ ठीक है, एक दिमाग को रिलैक्स भी तो चाहिए ना सर। कभी तो कि यार चंद लम्हे फुर्सत के मैं भी गुजारूं, ये मेरी भी आरजू रहती है। तो मुनेश जी अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? किन चीज़ों का इंटरेस्ट है, हॉबीज़ क्या हैं? मनोरंजन का तो मेरा बैडमिंटन खेलने का शौक़ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मिलता है, तो 2 लोगों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ना तो हमें टाइम मिलता ना टाइमिंग होती, तो बैडमिंटन खेल लेते हैं। इसके अलावा अपने यार दोस्त परिवार उनसे बातचीत कर लेते हैं और इतना ही वक्त मिल पाता है। बाकी फैमिली के लिए टाइम दें, मोस्टली टाइम तो पुलिस के लिए जाता ही है हमारा। बिल्कुल। तो अब आने वाले दिनों में किन चीज़ों पर फोकस है और क्या बदलाव गंगापुर क्षेत्र की आसपास के लोगों को देखने को मिलेगा जो गंगापुर की पुलिस करने वाली है पूरी प्राथमिकता के साथ में, जिस पर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सके कि हाँ आने वाले दिनों में ये चीज़ देखने को मिलेगी? गंगापुर सिटी में जो अभी हमारा मेन फोकस है वो गणेश महोत्सव को लेकर है। गंगापुर सिटी का ही नहीं बल्कि पूरे सवाई माधोपुर ज़िले का सबसे बड़ा आयोजन है और ये 9 सितंबर को होने वाला है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित और बाकी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत ही बड़ा आयोजन है और मेरा ये पहला ऐसा अनुभव है होने जा रहा है। इससे पहले बड़ी जो भी सभाएं, जुलूस, रैलियाँ, तिरंगा रैली हुई, सभी आयोजनों का शांतिपूर्ण रहे। CLG शांति समिति ये सारी बैठकें करके लोगों का भी सहयोग मिलता है। हम अपने पुलिस के मुखबिर सिस्टम से भी इन चीज़ों का पता करवाते हैं, सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखते हैं और जब आयोजन होता है तो ड्रोन कैमरे वगैरह चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात होती है। तो शांतिपूर्ण तरीके से सभी आयोजन हुए। इस फोकस के साथ ही अभी गणेश उत्सव के संबंध में हमारी तैयारियां चल रही हैं और आगामी समय में अपराधों पे नियंत्रण, ज़्यादातर जो सक्रिय अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे हैं। कोई बड़ी वारदात ऐसी नहीं है जो अनट्रेस्ड हो। हमने साइबर टीम, हमारे साइबर एक्सपर्ट्स, पुलिस टीम्स के माध्यम से जो अनट्रेस्ड वारदातें थी उनको भी खोला है। बड़ी लूटें भी खोली हैं। गैंगवार संबंधित जो तैयारी के साथ जो लूट करने की योजना है वो भी
अंजाम देने से पहले, सुपारी किलिंग से पहले किलर को पकड़ना, तो ये सारी चीज़ें गंगापुर पुलिस ने की हैं। और आगामी समय में जैसा कि आपके साथ चर्चा हुई है, निश्चित रूप से हम फोकस करेंगे ट्रैफिक पर और वाहन चोरियों पर। चलिए, कुल मिलाकर के है कि तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, और रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। तो ये वर्दी जो है ना साहब, ये कई महकमों में कई लिहाज से सम्मान का विषय भी है, और इस वर्दी की जो लाज है, इसका जो सम्मान है ना, वो बना रहे। युवा मन और नए पुलिस उपाधीक्षक हैं मुनीष जी, बहुत कुछ सोचते हैं और उम्मीद यही करते हैं आने वाले दिनों में अपराध पर अंकुश लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, समाज को बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए हमारे बच्चे रात को कहाँ से आ रहे हैं, वो स्टंट पर, बाइक पर स्टंट तो नहीं कर रहे हैं, वो बिना हेलमेट घर से तो नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ें हमारी भी सोचने की है। हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि हर व्यक्ति अपने आप में चाहे तो पुलिस बन सकता है। बस सोच अच्छी होनी चाहिए और समाज के प्रति अपना जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, वो बना रहना चाहिए। तो ये हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। आज मुनीष जी ने हमको इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमने आपका कीमती टाइम लिया, उसके लिए हम भी माफ़ी आपसे चाहते हैं। लेकिन बहुत दिन से इच्छा थी और लोगों का भी ये मन था कि सर एक बार मुनीष जी से हम जुड़ना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल पाता है और आप भी लोगों से कम मिल पाते हैं। हाँ, एक चीज़ और, मैं मुनीष सर की खासियत आपको एक बता देता हूँ कि फरियादियों से मिलना, लोगों की समस्याएं जानना, बिल्कुल ऑफिस में सुनवाई भी करते हैं, आप जाकर के वहां मिल सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मुद्दा, अपनी समस्या रख भी सकते हैं सर के सामने। ये मैंने खुद ने वहां देखा है कि दिन भर लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना और बिल्कुल जो भी हो सकता है उनको एडवाइस करना या उनका निस्तारण करना। क्यों सर, ये तो चलता रहेगा। बिल्कुल, ये कभी तो भी कोई हमारा मिल सकता है और अपनी बात रख सकता है। बिल्कुल, कभी भी कोई भी रात के, मैं मानता हूँ 24 घंटे है पुलिस। रात में भी हमारे पास सूचना आती है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे भी पुलिस पहुँचती है। तो कुल मिलाकर के फरियादियों की फरियाद सुनी जाती है, लेकिन हाँ, सिर्फ इन्हीं का काम नहीं है सर, जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है, इस समाज की भी बनती है कि पुलिस का सर गर्व से ऊंचा रहे, हम भी कंधे से कंधा मिला करके चलें। उम्मीद करता हूं आज का जो प्रोग्राम है आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। मुझे याद है एक बार मैंने बामनवास के थानाधिकारी नरेश जी का इंटरव्यू लिया था और उसे बेहताशा लोगों ने देखा था, बहुत शानदार तरीके से लोगों ने देखा था, और ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं खबरनामा में, नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ में। और अपने शहर की हिफाजत करना, अपने शहर में विकास में योगदान देना, ये हम सबकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कल खबरनामा लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए शब्बा खैर, डू टेक गुड केयर टू योरसेल्फ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।